नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम लेकर आए हैं 3 सितंबर यानी कि आज के मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे हुए प्रश्नों का एनालिसिस, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रश्न पूछा गया था, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और यह दोस्तों अपन प्रीवियस क्लासेस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है। तिब्बत से बहने के बाद यह अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले असम और बांग्लादेश से होकर बहती है। इसके अलावा याद रखिएगा, चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलोंग जाम्बो के नाम से जाना जाता है। आज कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि चीन में भी पूछा गया था, तो याद रखिएगा, यारलुंग जाम्बो के नाम से चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र देहांग के नाम से जानी जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से किन जिलों के बीच यात्रा करने में आपको कर्क रेखा को पार करना पड़ेगा? दोस्तों, यह प्रश्न पटवारी के एग्जाम में भी पूछा गया था और ऑप्शन में दिया गया था भोपाल एवं विदिशा। तो याद रखिएगा, भोपाल और विदिशा के बीच यात्रा करते समय आपको कर्क रेखा को पार करना पड़ेगा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा, जिनके नाम है भोपाल, दमोह, कटनी, जबलपुर, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, शहडोल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, उमरिया एवं उज्जैन। और याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसके सभी जिलों से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा, भोपाल संभाग के सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिएगा, कर्क रेखा को 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न था, आईएमएफ और विश्व बैंक के बीच मौद्रिक संचालन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों, 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ और विश्व बैंक के बीच मौद्रिक संचालन शुरू हुआ था। आईएमएफ 27 दिसंबर 1945 को 29 सदस्य देशों के साथ चालू हुआ, जो इस संधि के लिए बाध्य होने के लिए सहमत हुए। इसने 1 मार्च 1947 को अपना वित्तीय संचालन शुरू किया था। अगला प्रश्न था, माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा, 8,849 मीटर माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है। नेपाल में इसे सगरमाथा कहा जाता है। नेपाल में सगरमाथा कही जाने वाली यह चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। 1955 में भारत ने इसका सर्वे किया और ऊंचाई 8,848 मीटर बताई। ब्रिटिश सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इस चोटी को माउंट एवरेस्ट नाम दिया गया था। अगला प्रश्न था, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान एवं भारत बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। 17 अगस्त 1947 में दोनों देशों के बीच सरहद बांट दी गई। ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने एक हिंदू और एक मुस्लिम वकील की मदद से दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण किया और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया। तो याद रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान की रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न था, कैन नदी का उद्गम कहां से होता है? तो याद रखिएगा, कैन नदी का उद्गम कटनी से होता है। दोस्तों, कल के एग्जाम में पूछा गया था, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो उसका सही जवाब था केन नदी। और आज पूछा गया है इसका उद्गम, मतलब लगातार सेम टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं। केन नदी का उद्गम कटनी जिले से होता है। केन नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। इसका प्राचीन नाम कर्णावती था, याद रखिएगा। यह नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती है। यह यमुना नदी की सहायक नदी है। केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश में अनेक अजूबों के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, अनेक अजूबे या कई अजूबों के नाम से खजुराहो को माना जाता है या कहा जाता है। मध्य प्रदेश में खजुराहो को कई या अनेक अजूबों के नाम से जाना जाता है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक प्राचीन शहर है। यह अपनी खूबसूरत मंदिरों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। खजुराहो स्मारक समूह को 1986 में, वर्ष याद रखिएगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यह काफी महत्वपूर्ण है। 1986 खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था, याद रखिएगा। और खजुराहो के सबसे बड़े प्रतिष्ठित मंदिर
कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर द्वारा कराया गया था? यह भी अधिकतर पूछा जाता है। अगला प्रश्न था बांग्लादेश और पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो दोस्तों बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद और पाकिस्तान की संसद का नाम है मजलिस ए शूरा। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय भवन या जातीय संसद। यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका की शेर ए बंगला नगर में स्थित है। इस भवन को प्रसिद्ध अमेरिकी वास्तुकार लुइस कॉन ने डिजाइन किया था। पाकिस्तान की संसद का नाम मजलिस ए शूरा है, याद रखिएगा। उर्दू में इसका अर्थ होता है पाकिस्तान का सलाहकार या पाकिस्तान सलाहकार सभा। यह इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान का सर्वोच्च विधायी निकाय है। अगला प्रश्न था G20 की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा G24 या G24 की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। G24 की स्थापना 1948 में की गई थी। G24 की स्थापना 23 संस्थापक देशों द्वारा की गई थी, जिसमें भारत भी शामिल था। G24 का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। G24 की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार के ढांचे में सुधार और क्रियाशील कार्य प्रणाली को तैयार करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न था बिरहा के लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो दोस्तों बिरहा के लोकगीत बघेलखंड क्षेत्र में गाए जाते हैं। बघेलखंड के क्षेत्र में बिरहा के लोकगीत गाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के अन्य लोकगीत याद रखिएगा भजन, दादरा, चतुरंग, द्रुपद, होरी, ख्याल आदि। अगला प्रश्न था चीन के पहले मंगलयान का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका नाम था तियानवेन या जिसे TW1 भी कहा जाता है, तियानवेन-1। चीन ने अपने पहले मंगल ग्रह के रोवर का नाम जूरोंग रखा था, याद रखिएगा। यह नाम एक प्राचीन अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। यान का नाम था तियानवेन और रोवर का नाम था जूरोन। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने मंगल ग्रह पर एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान भेजा है, जिसे तियानवेन 1 कहा जाता है। तियानवेन में 6 अंतरिक्ष यान शामिल थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, दोनों शिफ्ट में एक एक प्रश्न IMF से पूछा गया है। एक में पूछा गया था इसने संचालन सब कब शुरू किया और एक में पूछा गया इसकी स्थापना कब की गई। तो याद रखिएगा वर्ष 1944 में IMF की स्थापना की गई थी। IMF की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 190 देशों का एक संगठन है जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम करता है। अगला प्रश्न था भारत में मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं केरल राज्य भारत में मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल भारत में मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई प्रकार के मसाले का उत्पादन किया जाता है। केरल में तेज पत्ता, काली मिर्च, वेनिला, इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, अदरक, हल्दी जैसे मसाले उगाए या पाए जाते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा भारत दुनिया में मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक देश है और भारत 50 से अधिक मसालों का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न था नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 2 जनवरी 1936 में नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2 जनवरी 1936 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 की धारा 108 के अधीन जॉर्ज पंचम के आदेश से सेंट्रल प्रोविंस के लिए की गई थी। जबलपुर में स्थित मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश के गठन के साथ 1 नवंबर 1956 में की गई थी। न्यायालय 1899 में राजा गोकुल दास द्वारा निर्मित एक प्रभावशाली इमारत में स्थित है। इस इमारत का डिजाइन हेनरी इरविन ने 1886 में तैयार किया था। अगला प्रश्न था भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब था वर्ष 1956 में। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 में संसद द्वारा पारित किया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना तब हुई जब भारत की संसद ने भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित किया, जिसने भारत में बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया।
भारतीय जीवन बीमा निगम भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक बीमा समूह है और निवेश निगम है। इसके अलावा याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ टैगोर ने हिंदुस्तान इंश्योरेंस समिति की स्थापना की थी, जिसे बाद में जीवन बीमा निगम नाम दिया गया। अगला प्रश्न था 1858 के अधिनियम के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा 1858 में लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय थे और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे, यह भी याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग जो कि 1856 से 1862 तक भारत के वायसराय रहे, भारत के पहले वायसराय थे। वायसराय भारत की रियासतों के लिए ब्रिटिश क्राउन प्रतिनिधि थे। लॉर्ड कैनिंग भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत के पहले वायसराय एवं गवर्नर जनरल बने थे। वह भारतीय सिपाही विद्रोह 1857 के दौरान भी भारत के गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। यह भी अधिकतर पूछा जाता है 1857 में गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न था उषा गांगुली किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों उषा गांगुली एक थिएटर निर्देशक हैं, अभिनेत्री हैं एवं एक सक्रिय समाज सेवी हैं। उषा गांगुली को कोलकाता में हिंदी नाटकों के विकास का श्रेय दिया जाता है। प्रसिद्ध दक्षिण एशियाई रंगकर्मी उषा गांगुली का अप्रैल 2020 में निधन हो गया है। अगला प्रश्न था 2021 में BWF यानी कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन में सिल्वर मेडल किसने जीता? तो दोस्तों इसका सही जवाब था किदाम्बी श्रीकांत और PV सिंधु ने। अगला प्रश्न था भारत ने कब तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? दोस्तों यह लक्ष्य रखा था 2022 तक के लिए। भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि कंसल्टेंसी फर्म ब्रिज टू इंडिया ने कहा था कि भारत की नवीकरणीय क्षमता दिसंबर 2022 तक 122 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है, जो भारत सरकार के 175 गीगावाट के लक्ष्य के 30% कम है। अगला प्रश्न था अलीराजपुर जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वाली क्लास में कई बार अपन यह डिस्कस कर चुके हैं। 36.01% अलीराजपुर जिले की साक्षरता दर है। और याद रखिएगा अलीराजपुर मध्य प्रदेश का और देश का सबसे कम साक्षर जिला है। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला याद रखिएगा भोपाल है। सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर है 81.01%। मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर है 69.3%। जनगणना 2021 के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर थी 59.2%। अगला प्रश्न था अंत्योदय अन्न योजना के तहत किस तरह का खाद्यान्न दिया जाता है? तो दोस्तों जो गरीबों में सबसे गरीब है को प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया था कि लोगों को गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की पर्याप्त मात्रा पहुंचना सुनिश्चित की जा सके। अगला प्रश्न था टुंड्रा वर्षा वन कहां स्थित है? तो दोस्तों टुंड्रा वर्षा वन अलास्का, कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और उप अंटार्कटिक द्वीपों पर स्थित है। टुंड्रा पृथ्वी के सबसे ठंडे वृक्षहीन बायोम है। टुंड्रा आर्कटिक की बर्फ की चोटियों के ठीक नीचे के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो उत्तरी अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया में साइबेरिया तक फैले हुए हैं। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किसे गांधी जी द्वारा अजात शत्रु कहा जाता था? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी द्वारा अजात शत्रु कहा जाता था। गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा, जिसका अर्थ होता है जिसका कोई दुश्मन ना हो या जिसका कोई शत्रु ना हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न था कार्ग नदी का नाम क्या है? तो दोस्तों कार्ग नदी का नाम है कर्मनाशा नदी। कार्ग नदी का नाम कर्मनाशा नदी है। यह नदी की
यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में होकर बहती है। कर्मनासा नदी बिहार के कैमूर जिले से निकलती है और बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। यह प्रश्न ही पूछा जाता है कि बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है, तो ऑप्शन में आपको या तो कर्मनासा मिलेगा या कार्ग मिलेगा। अगला प्रश्न था, विज्ञान का प्रश्न है, पेट्रोल डीजल के जलने से सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखिएगा, पेट्रोल डीजल के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। फिर प्रश्न था, किसमें सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब था हाइड्रोजन। दोस्तों मैंने कल या परसों ही आवर्त सारणी की 2 क्लासेस अथर्व एकेडमी चैनल पर अपलोड की हैं, जिससे आपको एज इट इज एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो एक बार उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा और उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। अगला प्रश्न था, ओजोन छिद्र पहली बार कहां देखा गया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पटवारी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और याद रखिएगा अंटार्कटिका में सबसे पहले ओजोन छिद्र देखा गया था। अगला प्रश्न था, भूपर्पटी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों भूपर्पटी पे सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न था, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 एटॉमिक नंबर। फिर प्रश्न था, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है एम्पियर, जो कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने डिस्कस किया 3 सितंबर यानी कि आज के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों को। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और साथ ही साथ जो मेरी साइंस की सीरीज साथ में चल रही है तो उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। काफी प्रश्न आपको आपके एग्जाम में एज इट इज उन क्लासेस से देखने को मिल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।